मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। आज जैसा कि मैंने वादा किया था आपके लिए कि आज मैं आपको 12 बजे तक एक नया कॉन्सेप्ट ला के दूँगा अकाउंटिंग का, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके सामने वो लेसन लेकर प्रस्तुत हूँ। अब आप इस लेसन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं हैं और उन्हें ये कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत प्रॉब्लम थी, और ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी ईपीएफओ अकाउंट ऑफिसर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस ज़रूर आ रहे हैं। 4 से 5 नंबर का कवरेज है, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा। यूपी बीएड के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 नंबर का उन्हें भी मिल सकता है। और यूपीएससी के जितने भी जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो लेसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। आइए हम लोग बात करते हैं इस पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये सिखाता है कि हमें अकाउंटिंग करने से पहले कौन से रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखना होगा। क्योंकि देखिए हर चीज़ के लिए कोई ना कोई रूल्स हैं। कोई काम करने से पहले हमें उसके रूल्स और रेगुलेशंस पता होने चाहिए। उसी तरह अकाउंटिंग भी एक प्रोसीजर है, अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। इस काम को करने से पहले हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं तो यूनिफॉर्मिटी आती है। यूनिफॉर्मिटी आती है तो सभी लोग, उस प्रोफेशन से जुड़े हुए सभी लोग एक ही तरह का काम करते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बना हुआ है। अब इसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है इसको समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हाँ, बिजनेस की लैंग्वेज है। इट रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या काम करती है? ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जो वर्ड है, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसके बीच में जितने भी लेन देन हमारे बिजनेस में होते हैं उन्हें ये रिकॉर्ड करती है। अकाउंटिंग कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हम लोग इसमें बनाते हैं और जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन समझ पाते हैं, हम अपने बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस को समझ पाते हैं और उसी के बेस पे हम डिसीजंस ले पाते हैं। विद ए व्यू टू मेक द अकाउंटिंग रिजल्ट्स अंडरस्टूड इन द सेम सेंस बाय ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज, सर्टेन अकाउंटिंग assumptions, concepts, principles have been developed over a course of period। देखिए किस लिए डेवलप किया गया है, इन्होंने बताया कि विद ए व्यू टू मेक द अकाउंटिंग रिजल्ट अंडरस्टूड इन द सेम सेंस, मतलब सभी लोग एक ही जैसे समझें, एक ही जैसा कॉन्सेप्ट हो, एक ही जैसा काम करने का सबका तरीका हो और सभी लोग उस अकाउंटिंग को एक ही तरीके से समझ सकें। इसलिए ये रूल्स, रेगुलेशंस, एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। तो बात करते हैं बेसिक एजम्पशंस की। द बेसिक एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग आर लाइक द फाउंडेशन पिलर ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड। आप सभी समझ गए होंगे कि बेसिक एजम्पशंस वो हैं जिसके बेस पर अकाउंटिंग निर्भर है। इसी को ध्यान में रख के हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। द 4 बेसिक एजम्पशंस आर एज फॉलो। देखिए बेसिक एजम्पशंस कौन कौन सी हैं। पहला है अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिटी और एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। देखिए इस एजम्पशन में कुछ नहीं है, बस एक लाइन में इन्होंने बात क्लियर कर दी है कि ये एजम्पशन हमें ये बताती है कि हमारा जो बिजनेस है वो उसके ऑनर से अलग होता है। कभी भी बिजनेस के मालिक को और बिजनेस को एक नहीं समझना चाहिए। बिजनेस अलग है, बिजनेस का मालिक अलग है। अगर बिजनेस का मालिक भी अपने बिजनेस से कुछ घर के यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा या गुड्स निकालता है तो इसे बाद में मनी के फॉर्म में या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में चुकाना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। बिजनेसमैन या ऑनर भी बिजनेस के कस्टमर की तरह ट्रीट होता है और ऐसा अगर ना होता तो हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक ना चल पाता। व्यापारी को जब ज़रूरत होती अपने बिजनेस से कुछ ना कुछ निकाल लेता और बिजनेस बंद हो जाता। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया और इस कॉन्सेप्ट ने बताया कि अकाउंटिंग में ये ध्यान रखना है
कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग हैं, बिजनेस के रिकॉर्ड्स अलग बनेंगे, बिजनेसमैन के रिकॉर्ड्स अलग बनेंगे। ऐसा ना हो कि जो बिजनेसमैन है या ऑनर है अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीद के लाया और उसने बिजनेस के खर्चों में दिखा दिया। भाई वो उसका पर्सनल खर्चा है, और अपने पर्सनल खर्चे को बिजनेस के खर्चे में दिखाना, तो क्या बिजनेस का सही प्रॉफिट आएगा? मुझे बताइए, नहीं आएगा ना। इसलिए अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है, सिर्फ इतनी सी बात आप ध्यान रखिएगा कि बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट हैं, दोनों अलग हैं, दोनों का एक दूसरे से लिंकअप नहीं है, दोनों के रिकॉर्ड्स अलग अलग मेंटेन करने चाहिए। आइए बात करते हैं नंबर 2, बेसिक एजम्पशन दूसरा है जिसके बेस पर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, मनी मेजरमेंट एजम्पशन। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या एजम्पशन ये कहता है कि अकाउंटिंग केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस की होनी चाहिए जिनकी वैल्यू मनी में हो। इन अकाउंटिंग ओनली दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड। देखिए लिखा विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड। फाइनेंशियल नेचर माने जो मनी से रिलेटेड हो, केवल उन्हें। जैसे व्हेन सेल्स मैनेजर इज नॉट ऑन गुड टर्म विथ प्रोडक्शन मैनेजर द बिजनेस इज बाउंड टू सफर, है ना, दिस फैक्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। सपोज सेल्स मैनेजर की प्रोडक्शन मैनेजर से नहीं पट रही है, अब आप इसे क्या रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में? नहीं रिकॉर्ड कर सकते, करेंगे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका मनी से कोई रिलेशन नहीं है। तो जहाँ मनी से कोई रिलेशन नहीं होता वहाँ अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मनी मेजरमेंट एजम्पशन ये कहता है, हमें बताता है कि हमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड करना है जिनकी वैल्यू मनी में हो। आइए बात करते हैं अगला अकाउंटिंग एजम्पशन, अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन। देखिए अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन क्या बताता है, द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स पीरियोडिकल रिपोर्ट्स टू नो द ऑपरेशनल रिसर्च एंड रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। Hence, it becomes necessary to close the accounts at regular interval. Usually, a period of 365 days or 52 weeks or 1 year is considered as accounting period. देखिए, अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड बनाया गया है। अगर अकाउंटिंग पीरियड ना होता तो हम डिसाइड ही ना कर पाते भाई कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन में चल रहा है। तो हमने एक पीरियड डिसाइड किया 1 साल का। जैसे हम लोगों का जो भी काम होता है, जो भी पढ़ाई करते हैं, हमारा रिजल्ट 1 साल में ही आता है ना, उसी तरह अकाउंटिंग में भी 1 साल का पीरियड डिसाइड किया गया और हर साल रिजल्ट को चेक करने की कोशिश की गई कि आज हमारा बिजनेस किस लेवल पे है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमें अपने बिजनेस में पीरियडिकली अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है और पीरियडिकली चेक करना है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। अगर प्रॉफिट में है तो और प्रॉफिट में कैसे ले जाएं, अगर लॉस में है तो क्यों लॉस में है, इसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें। हमें हर साल ये चीज़ चेक करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें ईयरली रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है। अब गोइंग कंसर्न एजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन। देखिए लिखा है, एज पर दिस एजम्पशन द बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड and transactions are recorded. From this point of view, there is neither the intention nor the necessity to wind up the business in the foreseeable future. भाई गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहता है कि बिजनेस अगर आपने आज की डेट में खोला है या इस्टेब्लिश किया है तो कभी भी ये सोचकर बिजनेस को इस्टेब्लिश मत करना कि इसे 1 साल बाद बंद कर देना है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहता है कि बिजनेस ये सोचकर खोलना कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक चलेगा, बंद नहीं होगा। और हमें कोई ऐसे डिसीजंस भी नहीं लेने हैं जिससे हमारा बिजनेस बंद हो जाए। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अभी तक एजम्पशन पे बात हो रही थी, अब कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है। कॉन्सेप्ट क्या कौन कौन से हैं? पहला है डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट। देखिए तो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। दीज कॉन्सेप्ट गाइड हाउ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिपोर्टेड, है ना, ये बताते हैं कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव 4 एजम्पशन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग हैव बीन डेवलप्ड। ऊपर के जो एजम्पशन है उन्हीं के बेस पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। आपका पहला है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इज द बेसिस फॉर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। देखिए अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री कॉन्सेप्ट चलता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। आप सभी लोगों ने सुना होगा, ये 2 टर्म बहुत ही कॉमन टर्म है। डेबिट या क्रेडिट का वैसे तो कई सारा मतलब है अकाउंटिंग के अंदर,
लेकिन अगर मैं अभी नॉर्मल बेस में बात करूँ तो कुछ अगर आता है तो कुछ जाता है, कुछ मिलता है तो कुछ देना पड़ता है। जैसे आपने कहीं पे कैश अपना दिया तो आपने मशीन खरीदी और कैश दिया, तो कैश तो दिया लेकिन आपके पास क्या आया, मशीन आई। तो ये क्या है, डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट। तो एक चीज़ गई और दूसरी चीज़ आई, तो एक चीज़ डेबिट और दूसरी चीज़ क्रेडिट हुई। इस कॉन्सेप्ट पे ही अकाउंटिंग की जाती है, इसीलिए इसको डबल एंट्री कॉन्सेप्ट कहते हैं। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट बताता है कि हमें डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हुए अकाउंटिंग करनी चाहिए। रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट revenue is considered as the income earned on the date when it is realized. Unearned and unrealized revenue should not be taken into account. The realization concept is vital for the determining income pertaining to an accounting period. It avoids the possibility of inflating income and profit. देखिए बताता है रेवेन्यू जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये हमें ये सिखाता है कि हमें जिस दिन इनकम मिल रही है, जिस टाइम इनकम हमें एक्सेप्ट हो रही है, हमें वो इनकम उसी समय दिखानी चाहिए, उसी साल दिखानी चाहिए। मतलब देखिए लिखा है अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज द इनकम। इनकम हमें तभी दिखानी है ऑन द डेट, उसी डेट को दिखानी है व्हेन इट इज रियलाइज्ड, जब ये प्राप्त हो गई हो। कभी कभी ऐसा होता है, एक केस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए 28 मार्च को आपकी कंपनी को ऑर्डर मिलता है कि भैया इतना गुड्स सप्लाई कर दो, हमें बेच दो, और आप 28 मार्च को ऑर्डर लिखते हैं अपनी डायरी में। 29 मार्च को आपने माल को पैक किया, 30 मार्च को आपने सप्लाई की और 31 मार्च को सप्लाई पहुंची, और भाई साहब ने पेमेंट की 1 अप्रैल को, और आपने फिर बिल बना के दिया 2 अप्रैल को। तो जो बिलिंग प्लस पेमेंट हुई वो कुल मिला के 1 या 2 अप्रैल को हुई। बाकी ऑर्डर और सप्लाई का जो डिलीवरी प्रोसीजर है वो आपका मार्च में हुआ। तो आप रेवेन्यू किस साल की मानेंगे, इस साल की या अगले साल की? तो ये कॉन्सेप्ट बताता है कि हमें इनकम उस साल माननी है जिस साल ये रियलाइज्ड हुई, मतलब कि अगले साल की। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई बहन, आपको समझ में आ गया। आइए हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अंडर दिस कॉन्सेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर देम एंड दिस कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स। देखिए क्या कह रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के अंदर एसेट्स की बात होती है और एसेट्स को उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करना चाहिए जिस प्राइस पर ये रिसीव हुई है, ना बढ़ाकर ना घटाकर। इससे हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए कह रहे फॉर एग्जांपल इफ़ ए पीस ऑफ लैंड इज परचेज ₹5 लाख एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज 8 लाख एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट द लैंड वैल्यू इज रिकॉर्डेड ओनली फॉर 5 लाख। देखिए 5 लाख में कोई ज़मीन खरीदी, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 साल के बाद ट्रांजेक्शन्स को, तब लैंड की वैल्यू 8 लाख हो गई, लेकिन आप रिकॉर्ड किस में करेंगे, 5 लाख में ही करेंगे। जितने में खरीदी ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। Thus the balance sheet does not indicate the price at which the assets could be sold. Okay. Matching concept. Matching the revenue earned during an accounting period with the cost associated with the period to ascertain the result of the business concern is called the matching concept. It is the basis for finding accurate profit for a period which can be safely distributed to the owners. देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमने जो खर्च किया वो हमारी इनकम से मैच करना चाहिए। कुछ अगर गया है तो कुछ आना चाहिए, ये हमें मैच करना चाहिए। मतलब हमें बाउचिंग के साथ चीज़ों को मैच कराना ज़रूरी है। इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें प्रूफ के साथ किसी काम को करने के लिए कहता है। जितने की इनकम उतने का खर्चा, या जितने का खर्चा उतने की इनकम, ये दिखाने की कोशिश करता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट इसी बेसिस पे बना है। आइए फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ये क्या है भाई? अकाउंटिंग statements should disclose fully and completely all the significant information. देखिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर पूरी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। बेस्ड ऑन दिस डिसीजन कैन बी टेकन बाय द वेरियस इंटरेस्ट पार्टीज, क्योंकि इसी के बेसिस पे बहुत सारे पार्टीज डिसीजंस लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर क्लासिफिकेशंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच आर पब्लिश्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना ली, कुछ बातें ऐसी हैं
जो आप अपनी स्टेटमेंट में जो फॉर्मेट में आपने शो किया है फाइनल अकाउंट में, उसमें आप नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए आपको फुट नोट या फिर अलग से आपको नेक्स्ट पेज में अपने डिस्क्लोजर्स लिखने होंगे। जैसे कि आपने कोई अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट चेंज किया है, अकाउंटिंग के रूल्स चेंज किए हैं, सपोज आपने वैल्यूएशन का तरीका बदल दिया है इस बार, तो ये सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने स्टॉक वैल्यूएशन का तरीका पहले फीफो अपनाते थे, अब लीफो अपना रहे हैं, तो अब भाई लीफो अपना रहे हैं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपने चेंज क्यों किया। डेप्रिसिएशन के लिए पहले एसएलएम अपनाते थे, अब डब्ल्यूडीवी अपना रहे हैं, तो क्यों अपना रहे हैं, इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो यही डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है। तो वेरीफिएबल एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। देखिए ये कॉन्सेप्ट नाम से पता चल रहा है कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स किया है उसका एविडेंस सपोर्ट आपके पास होना चाहिए। मशीन 1 लाख की खरीद ली, कोई प्रूफ ही नहीं है कहाँ से खरीदा, तो भाई गलत है ना। तो वो दिखाना पड़ेगा आपको बाउचिंग के साथ, कोई आपके पास बिल होना चाहिए, बाउचर होना चाहिए, उस दुकानदार का नाम, सारी डिटेल होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि आपने ये खर्चा किया है तो कहाँ किया, पेमेंट की तो कहाँ की। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कुछ मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स में हम लोग आते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं, जैसे कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। दिस मॉडिफाई प्रिंसिपल स्टेट दैट द कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग ए प्रिंसिपल शुड नॉट बी मोर देन द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट। If the cost is more than the benefit, then the principle should be modified। मतलब कॉस्ट प्राइस ही होनी चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल ये बताता है कि उसमें बेनिफिट ज़्यादा इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कॉस्ट पर ही होनी चाहिए। अब इसमें मैटेरियलिटी प्रिंसिपल की बात करें, मतलब ऐसे कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होने चाहिए इंक्लूड किसी चीज़ में जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो, तो इसे कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। हमारी कॉस्ट ज़्यादा ना लगे, ऐसे रूल्स को भी ध्यान में रखना होगा, ऐसे प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखना होगा कि कॉस्ट भी ज़्यादा ना लगे, बेनिफिट भी कंपनी को अच्छे खासे तरीके से हो। जिसमें आपका आता है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। अगला मैटेरियलिटी प्रिंसिपल देखिए क्या बताता है। द मैटेरियलिटी प्रिंसिपल रिक्वायर ऑल रिलेटिवली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अंडरलाइन करिए, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी फर्जी बात नहीं दिखानी भाई। कौन सी चीज़ दिखानी है आपको, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दिखानी है। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल ये बताता है, जैसे अभी बताते हैं एग्जांपल, अनइम्पॉर्टेंट एंड इमैटेरियल इन्फॉर्मेशन आर ईदर लेफ्ट आउट और मर्ज्ड विद अदर आइटम। या तो दूसरे आइटम से जोड़ दीजिए अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को, या फिर इसे हटाई दीजिए। जैसे आपको पता होगा कि पेंसिल या पेन अगर आप अपने बिजनेस के लिए ख़रीदते हैं तो ये 5-10 रुपये की चीज़ है। वैसे तो ये एसेट्स का काम करती है और एसेट्स की तरह ट्रीट होनी चाहिए, लेकिन ये इतनी छोटे अमाउंट की चीज़ है कि अगर हम एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकता। हो तो सकता है, लेकिन ये बहुत टाइम वेस्टिंग काम है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, फुटा जो भी खरीदते हैं, इसको हम लोग एसेट्स ना ट्रीट करके एक्सपेंस ट्रीट कर देते हैं और इसे स्टेशनरी अकाउंट में दिखा देते हैं, ताकि इस पर डेप्रिसिएशन ना लगाना पड़े। और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से दिखाते हैं, जिससे कि अकाउंटेंट का टाइम बच जाता है और इमैटेरियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होने से बच जाती है। देखिए कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि भाई सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमें अपने अकाउंटिंग करने में एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो रूल्स हम एक बार फॉलो कर रहे हैं वही हमें लगातार फॉलो करना है। जैसे अगर हम गुडविल निकालने के लिए 4 मेथड होते हैं, मेथड नंबर 1 ही फॉलो कर रहे हैं जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, या मेथड नंबर 2 फॉलो कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, तो हमें केवल यही फॉलो करना है हर बार हम अपने बिजनेस में, हमें इसे चेंज नहीं करना है। जैसे स्टॉक वैल्यूएशन के लिए 12-13 मेथड हैं और भी हैं, लेकिन हम अगर लीफो फॉलो कर रहे हैं तो लीफो फॉलो करेंगे, मीफो फॉलो कर रहे हैं तो मीफो फॉलो करेंगे, फीफो फॉलो कर रहे हैं तो फीफो फॉलो करेंगे, हीफो फॉलो कर रहे हैं तो हीफो फॉलो करेंगे। जो फॉलो कर रहे हैं हर साल स्टॉक वैल्यूएशन के लिए केवल एक ही मेथड फॉलो करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन निकालने के कई मेथड हैं, जिसमें हम अगर एसएलएम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो हमें एसएलएम पे करना चाहिए, डब्ल्यूडीवी पे कर रहे हैं तो हर साल डब्ल्यूडीवी पे, यानी एक ही कॉन्सेप्ट को हर साल अप्लाई करना है वैल्यूएशन के लिए। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल।
अगला है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का सिंपल सा एक वर्ड लिख कर आएगा आपके सामने, जो मैं आपको यहाँ पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रूडेंस प्रिंसिपल टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव्स ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। बस इतना याद रखना, ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए बट लीव्स ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। प्रॉफिट को नहीं रिकॉर्ड करना है। कौन से प्रॉफिट को? फ्यूचर प्रॉफिट को। मतलब फ्यूचर प्रॉफिट, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि फ्यूचर प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट फ्यूचर लॉस यू कैन रिकॉर्ड एंड यू मस्ट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आपको ऐसा पता चल गया कि भविष्य में कोई लॉस होने वाला है तो उसे आप इस साल दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता है कि भविष्य में कोई प्रॉफिट हो सकता है तो उसे आप आज ना दिखाएं। ये हमें कहता है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। तो कुल मिला के हमने इतने कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स सीखे, इनको अच्छे से आपको समझना है। अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? टू प्रमोट वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्मिटी इन द पब्लिश्ड अकाउंट्स, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी हैज़ बीन सेट अप इन द जून 1973 विद 9 नेशंस एज फाउंडर मेंबर, है ना। 9 राष्ट्र के द्वारा, फाउंडर मेंबर के द्वारा सेटअप की गई थी 1973 में, जून में। द पर्पस ऑफ दिस कमेटी इज टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश इन द पब्लिक इंटरेस्ट स्टैंडर्ड टू बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड to promote their worldwide acceptance and observations. IASC exists to reduce the differences between different countries' accounting practices. This process of harmonization will make it easier for the user and prepare for of financial statement to operate across international boundaries. In other countries, the Institute of Chartered Accountants of India has constituted Accounting Standard Board in 1977. The ASP has been empowered to formulate and issue accounting standard that should be followed by all business concerned. तो थोड़ा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बता दें, जैसे कि जितने भी वकील हैं वो सभी कुछ स्टैंडर्ड, कुछ रूल्स होंगे उस पर काम करते हैं। वो रूल आईपीसी की धाराएं हैं, लॉ के रूल्स हैं, उनको पढ़कर उन्हीं पे काम करते हैं और सबको वो पढ़ना होता है और सभी का काम एक ही जैसा होता है। मतलब सब उसी रूल से काम करेंगे, बोलने का तरीका अलग हो जाता है लेकिन काम करने का तरीका सबका सेम होगा, प्रोसेस अलग नहीं हो सकता। डॉक्टर्स हैं, सभी डॉक्टर्स को एक ही पढ़ाई जाती है। मतलब अगर कोई सर्जरी का डॉक्टर है तो उसको सर्जरी का प्रोसेस वही बताया जाएगा जो दूसरे को बताया गया है। इससे क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होती है कि एक डॉक्टर उस केस को नहीं अगर देख रहा, कोई बात हो गई पेशेंट से तो दूसरा देख सके। उसी तरह हमारे इस प्रोफेशन में, अकाउंटिंग प्रोफेशन में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स हैं। इन रूल्स को पढ़कर चाहे इंडिया में या बाहर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट एक ही तरह से काम करेगा। सभी बिजनेस एक ही तरह से अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट करके पब्लिश किए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आइए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए यूजर्स कौन कौन होते हैं? 2 यूजर होते हैं, 2 टाइप के। पहला है इंटरनल यूजर, दूसरा है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होते हैं? इंटरनल यूजर हमारे अकाउंटिंग के ऑनर होते हैं, मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ट्रेड यूनियंस होता है। जो आंतरिक यूजर्स हैं, जो इंटरनली अपने रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, देखते हैं कि अपने हमारा बिजनेस किस तरह से चल रहा है, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कितनी अच्छी कंपनी है, उसकी ग्रोथ क्या है, उसकी ग्रोथ क्या नहीं है, ये इंटरनल यूजर है, अकाउंटिंग का यूज करते हैं। एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग में हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोन देते हैं, है ना। ये लोग भी देखते हैं कि भाई हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसा है, हमारी बिजनेस की लेवल क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना, उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, ये सब चीज़ें चेक करते हैं, तभी हम लोगों को लोन हमारे बिजनेस के लिए देते हैं। टैक्स अथॉरिटीज़ एक्सटर्नल यूजर में आती हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज और रिसर्चर्स। ये पेपर में क्वेश्चन इससे अब बन सकता है, इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया। तो इस तरह से हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आज पूरा हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया सीखेंगे अकाउंट्स के बारे में, जो आपके यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम के लिए और बीएड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनमें तीसरा लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारे ये 3 वीडियोस आपको ज़रूर देखने हैं अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कॉमर्स आनी है या अकाउंट आना है।
ओके दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।